जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दोस्तों सैटरडे 5 फरवरी। तो दोस्तों आज के दिन दो ही मेरे को इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लगे द हिंदू में से। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ खास आज मेरे को आर्टिकल्स नहीं लगे। तो ये दोनों एडिटोरियल्स को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों दोनों एडिटोरियल्स के एंड में क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कल काफी बच्चों के कमेंट आए, मुझे अच्छा लगा कि काफी बच्चों ने इस इनिशिएटिव को एक्सेप्ट किया, कमेंट्स करना शुरू किया। तो देखिए जहां तक दोस्तों टेलीग्राम के ग्रुप की बात है, सो लेट अस वर्क ऑन दैट। वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट कि टेलीग्राम के ग्रुप को हम थोड़ा फंक्शनल करके आपके आंसर्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो वो हम करेंगे। बाकी अगर बात करें तो क्वेश्चन आंसर्स की, तो जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो 250 की वर्ड लिमिट, तो मैं लिख दूंगा वहां पे 250 वर्ड के 250 की वर्ड लिमिट है कि 150 की वर्ड लिमिट है। नेवरदलेस जब तक टेलीग्राम के ग्रुप का हम नहीं उसको स्ट्रक्चर करते हैं तब तक आप एक काम करिए, है ना। तब तक आप एक काम करिए, आप जो भी आपको क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा आज 2 आर्टिकल्स हैं, कभी 3 होते हैं, कभी 4 होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन जितने भी एडिटोरियल्स डिस्कस करे जा रहे हैं। तो कोई एक क्वेश्चन आपको जो लग रहा है कि इसका ये आप इसको आंसर कर सकते हैं 60-70 वर्ड्स में, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उसको आंसर करिए, है ना। मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि 250 वर्ड्स में बहुत मुश्किल हो जाता है आंसर करना, क्योंकि हो सकता है आप में से काफी हो जो फोन्स पे वीडियो देख रहे हो, काफी लैपटॉप्स पे नहीं देख रहे, फोन पे देख रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दैट तो कोई बात नहीं। आप अभी टेलीग्राम का ग्रुप जब तक फंक्शनल नहीं करते तब तक आप यूट्यूब पे ही कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आप कर सकते हैं 150 वर्ड्स में, 200 वर्ड्स में, मोर देन वेलकम। अगर आपको लगता है कि वो ज्यादा हो जाएगा तो 60-70 वर्ड्स में करिए। हम देखें तो सही कि आपके क्या कमेंट्स हैं, आपके क्या व्यूज हैं, आपके व्यूज जो क्वेश्चन को लेके आपका क्या ओपिनियन बन रहा है। बात वो होती है, इसको इंगेजिंग बनाने का पर्पस है, ठीक है। हम पीयर टू पीयर रिव्यू कर सकते हैं, हम आपका आंसर रिव्यू करेंगे, तो लेट्स मेक इट मोर इंगेजिंग। अगर हम डेली बेसिस में कमेंट करेंगे, अपने ओपिनियंस डालेंगे, अपने व्यूज डालेंगे, हम ये भी देखेंगे कि बाकी बच्चों ने क्या व्यूज लिखे हैं, बाकी बच्चों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन आस्क्ड, तो हमको भी इससे वैल्यू एडिशन मिलती है, ठीक है। तो इसको इंगेजिंग रखते हैं, इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। और डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप का भी हम फंक्शन बहुत जल्दी करेंगे, तो आई डेफिनेटली इन्फॉर्म यू जब वो शुरू होगा। चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। इंडिया कॉलिंग विद क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड इन माइंड। बात हो रही है जी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की। अब एफटीए की बात करें, इंडिया यूके की तो ये हमने डे बिफोर यस्टरडे भी एडिटोरियल डिस्कस किया था। अब देखिए अभी पिछले महीने 13 जनवरी 2022 को ही, तो अभी जस्ट सम टाइम बैक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के नेगोशिएशंस वर स्टार्टेड बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूके, ठीक है। तो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स हैं पीयूष गोयल, वो बहुत होपफुल हैं इस एम्बिशियस एफटीए प्रोजेक्ट को लेके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूके ज्यादा कीन है इस एफटीए एग्रीमेंट को। इंडिया तो चलो कीन है ही है, लेकिन यूके की बात करें वो ज्यादा कीन है। तो इंडिया देखिए यूके के अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ कोरिया के साथ भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बातें कर रहा है। अमेरिका के साथ थोड़े कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी इतना नहीं सक्सेसफुल हो पाया है। कारण देखिए ये आता है, पीयूष गोयल ने भी बात बहुत बार कही है कि एक तरफ तो हम बात करते हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की, तो ठीक है करिए बात। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में गिव एंड टेक तो होता है ना। आपको भी अपनी इकोनॉमी खोलनी पड़ेगी, आपको भी अपनी मार्केट एक्सेस बढ़ानी पड़ेगी, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स की भी मार्केट बाहर वाले देशों में हो, ठीक है। तो यह बहुत जरूरी है कि हम कितना इक्वली रेसिप्रोकेट बैक कर सकते हैं इस तरह के मूव्स को। चलिए अब अगर हम बात करें तो यहां पे फेयर एंड बैलेंस्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात करी गई है। पर्पस क्या है, टारगेट ये रखा गया इंडिया और यूके के बीच में कि भाई हम कैसे $100 बिलियन का जो ट्रेड है बाय 2030, बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड, हम कैसे इतना टारगेट मीट कर सकते हैं। अब आज के जमाने का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है उसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आती हैं, उसमें और भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। आपके आईपीआर आ जाते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस आ जाता है। तो याद करिए योजना का जो दिसंबर का पार्ट 1 का वीडियो हमने शेयर किया था आपके साथ लास्ट संडे, उसमें मैंने बात करी थी जो जीआई टैग प्रोडक्ट्स है इंडिया में वो काफी कम है, लेकिन पोटेंशियल बहुत है जीआई टैग प्रोडक्ट्स का कि उसको कितनी ज्यादा वाइड एक्सेस मिल सकती है, कितनी वाइड मार्केट कवरेज मिल सकती है, ठीक है। तो इस करके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी आगे, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करें। अब आपको यह भी पता है कि यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारे देश हैं, अब वो मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि भाई हम अगर ट्रेड कर ही रहे हैं कंट्रीज के साथ तो हम कैसे क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखें कि कैसे हम लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में ट्रेड करें। तो यहां पे भी मौका है इंडिया के पास, इंडियन कंपनीज के पास, कि कैसे वो ये प्रैक्टिसेस, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की बात करें, यूके की बात करें, चलो यूके तो अब नहीं रहा यूरोपियन यूनियन का, तो कैसे वो प्रैक्टिसेस हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एज फार एज बिल्डिंग लेस कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स इज आल्सो कंसर्न। अब अगर यूके सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड की बात माने, द डील इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। देखिए यूके की बात करें तो यूके वाले जो हैं वो ज्यादा डेस्परेट लग रहे हैं कि जल्द से जल्द ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो सके। देखिए यूके अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं रहा। अब यूके को जरूरत है मार्केट्स की, यूके को जरूरत है कि इंडिपेंडेंटली कैसे वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स
काफी डिफरेंट कंट्रीज के साथ वो कर सकता है। तो अकेला इंडिया ही नहीं है, यूके इस तरह से कनाडा के साथ भी बातचीत कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बातचीत कर रहा है। तो यूके ये कह रहा है देखो मैं यूरोपियन यूनियन का नहीं रहा हूं, अब मैं अकेला हूं, तो मेरे को अपनी जो इकोनॉमी है, मेरे को जो अपना पूरा इकोनॉमिक सिनेरियो है वो इंडिविजुअली देखना है। तो मैं डेफिनेटली चाहता हूं कि मैं लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करूं। और इंडिया के साथ तो क्यों नहीं करेंगे, इंडिया के साथ तो चलो हमारा कॉलोनियल पास्ट भी है यूके के साथ। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यूके में पॉपुलेशन की बात करें, यूके की जो पॉपुलेशन है दैट इज अ वेरी एजिंग पॉपुलेशन। एज फार एज अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में यूथफुल पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक हमारे फेवर में है, और हमारी यहां पे 150 करोड़ की आबादी है। तो डेफिनेटली यूके के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी यहां पे एक्सेसिबिलिटी और कवरेज बहुत ज्यादा होगी। सो नो कंट्री कैन अफोर्ड टू इग्नोर अ मार्केट एज बिग एज इंडिया। तो कुछ चैलेंजेस भी रहेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। गिव एंड टेक की बात आती है, ऐसा नहीं होता कि एक पेपर को साइन कर दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन पीयूष गोयल का कहना है और यूके के ट्रेड सेक्रेटरी का भी ये कहना है कि कोई बात नहीं, चैलेंजेस पे हम काम करेंगे। ज्यादा जो सेंसिटिव मुद्दे हैं, ठीक है, अब अगर हम अपनी बात करें, एग्रीकल्चर इज वेरी सेंसिटिव फॉर अस, तो सेंसिटिव मुद्दों को इतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे। ये नहीं कि सेंसिटिव जो मुद्दे हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं एज फार एज ट्रेड इज कंसर्न, कि वो रोड ब्लॉक्स बनेंगे, कि वो अड़चने बनेंगी। जो भी कोई ऐसे इश्यूज हैं, जो भी कोई बातचीत चैलेंजेस आएंगे बीच में, करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन अबैंडन नहीं करेंगे इस एग्रीमेंट को। न्यू ट्रेड आउटलुक की बात करें, अब देखिए जैसे ग्लोबल इकोनॉमी रिकवर कर रही है, जैसे हम पैंडेमिक के बाद, अब देखिए 2 साल से तो बहुत ज्यादा ग्लोबल डिस्ट्रेस, इकोनॉमी में डिस्ट्रेस आया हुआ था देश विदेश में। अब जैसे अब पैंडेमिक से जो इकोनॉमीज बाहर निकल रही हैं, उसी तरह से जो सप्लाई चेन्स हैं वो भी रिस्ट्रक्चर हो रही हैं। काफी देशों ने बोला कि भाई अब हम चाइना में नहीं चाहते कि चाइना में ही सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हो, चाइना में ही सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज हो। हम ये चाहते हैं कि कैसे इंडिया में, ताइवान में, वियतनाम में, बांग्लादेश में भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज बन सकती हैं। अब आगे आने वाले समय में दिल्ली बहुत एम्बिशियस है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी यूएई के साथ भी हमारा जो फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हो सके। नई दिल्ली की बात करें तो न्यू दिल्ली इज डेमोन्स्ट्रेटिंग अ न्यू सीरियसनेस ऑफ पर्पस एज इट इज नेगोशिएटिंग over 16 new and enhancing several other trade pacts। देखिए अभी दुनिया की बात करें ना, ग्लोबल इकोनॉमी की, तो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की बहुत बात चल रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ज्यादा शुरू किया था। तो ये बात मैं बार बार कहता रहता हूं कि अमेरिका, यूके जैसी कंट्रीज ने हमको 30 साल पहले पाठ पढ़ाया कि जी ग्लोबलाइजेशन करो, ठीक है, ट्रेड करो, लड़ाइयां कम होंगी, लिबरलाइज करो, प्राइवेटाइज करो। और अब ये सारी इकोनॉमीज, खास करके अमेरिका की बात करें, अब इनको लग रहा है कि ग्लोबलाइजेशन तो बहुत बड़ा पाप हो गया, कि ग्लोबलाइजेशन के चलते हमको तो नुकसान देखने को मिल रहा है, हमारी जॉब्स जो हैं वो इंडियन वर्कर्स, चाइनीज वर्कर्स, कोरियन वर्कर्स खा रहे हैं। तो अब इस तरह के माहौल में, अब चलो हम भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, अब इस तरह के माहौल में जहां पे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज फॉलो करी जा रही हैं, उस माहौल में इंडिया का ऐसा सीरियसनेस दिखाना, एक चेंज दिखाना, as far as free trade agreement is concerned, as far as looking outward is concerned, is a very good thing। ठीक है, तो ये हमने परसों भी बात डिस्कस करी थी, जो परसों एडिटोरियल आया था कि इंडिया और यूके दोनों डायनामिक डेमोक्रेसीज हैं जो कि नहीं चाहती हैं कि इकोनॉमीज क्लोज्ड हो या इनवर्ड हो। दे वांट टू एक्सपैंड, आउटवर्ड लुक है उनका इकोनॉमीज का। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इज ऑल्सो, अभी उनकी नेगोशिएशंस इंडिया की चल रही हैं। एज फार एज कनाडा की बात करें, यूएस की बात करें, यूरोपियन यूनियन की बात करें, साउथ कोरिया की बात करें, इन सब देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कैसे और कॉम्प्रिहेंसिवली बढ़ाया जा सकता है, ये सब बातें चल रही हैं। तो अगर इंडिया और साउथ कोरिया की बात करें ना, दे हैव डिसाइडेड टू एक्सपीडिएट एंड एक्सपैंड देयर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा, सीईपीए इसको कहते हैं, कि कैसे इसको और ज्यादा एफिशिएंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। व्हाट मेक्स यूके ड्रिवन टुवर्ड्स इंडिया? देखिए, Britain has made a trade pact with India as one of its post-Brexit priorities. Because why? Because UK wants to play a very great role in the Indo-Pacific. Indo-Pacific एक बहुत ही important area है geopolitically। अब हम देख रहे हैं Indo-Pacific में, जब से अमेरिका ने विड्रॉ करा अपने आप को अफगानिस्तान से, तो अमेरिका का इंटरेस्ट भी बहुत है Indo-Pacific में। फ्रांस की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जापान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो सारे के सारे देश आज के समय में इंडो पैसिफिक में बहुत फोकस करना चाह रहे हैं। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत प्रॉस्परस रीजन है, वहां पे बहुत ट्रेड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन फ्लो करती हैं, बहुत ग्लोबल ट्रेड वहां पे होता है। और ये तो चलो एक और भी इशू है कि ये सब कंट्रीज का एक और कॉमन ऑब्जेक्टिव है कि चाइना को कैसे कंटेन किया जा सकता है, कि चाइना का जो नेवल माइट है उस रीजन में उसको कंटेन करने की बात करें। पर यूके बहुत इंटरेस्टेड है और इंडिया इज एट द हार्ट ऑफ यूकेज इंडो पैसिफिक टिल्ट। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने भी लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ बातचीत करनी शुरू करी, इंडो पैसिफिक में क्वाड बनाया। हालांकि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस नहीं है। फिर अमेरिका ने ऑकस बनाया, ऑकस में इंडिया का तो कहीं जिक्र नहीं है। अब ऑकस में यूके भी है। अब इंडिया के साथ भी लाइक माइंडेड पार्टनर्स जुड़ रहे हैं, चाहे वो यूएस
के इंडिपेंडेंट हो या यूएस के डिपेंडेंट हो, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि इंडिया को इस तरह के पार्टनर्स चाहिए कि कैसे वो चाइना को वहां पे साइकोलॉजिकली भी और नेवल वाइज भी उसकी नेवल माइट को कैसे चैलेंज कर सकता है। तो इट इज गुड फॉर इंडिया इफ ऑल अदर कंट्रीज स्पेशली इन द यूरोपियन यूनियन दे वांट टू अलाइ विद इंडिया एंड एंगेज मोर एंड मोर इन द इंडो पैसिफिक। सो इंडिया इज एट द हार्ट ऑफ द यूके's इंडो पैसिफिक टिल्ट। The objective of the UK is to establish itself as a greater presence in the Indo-Pacific than any other European country। तो यूके ये कह रहा है फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई मर्जी कंट्री हो, उससे ज्यादा जो एंगेजमेंट होगी इंडो पैसिफिक में वो हमारी रहेगी। हम अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑकस की भी बात करें, अब यूएस की बात करें, देखिए यूएस जो है यूके का बहुत पुराना मित्र है, ठीक है। अब यूएस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है इंडो पैसिफिक में, तो यूके भी ऑब्वियसली आपको पता है यूएस की ही चमचागिरी करता है, यूके भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चाहता है इंडो पैसिफिक में। ट्रेड रिलेटेड लिंकेजेस की बात करें, अप होल्डिंग नेविगेशन राइट्स की बात करें, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड की बात करें। अब ऑकस अलायंस बना है तो ऑकस अलायंस से यूके को ज्यादा बड़ी आवाज मिलेगी इन द रीजन, इन द इंडो पैसिफिक रीजन। तो ये इंडिया के लिए भी अच्छा है कि चलो इंडिया के साथ वो कंट्री अलाय करना चाहती है जो कंट्री ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रेटेजिक मिलिट्री अलायंस में है विद द यूएस, और इंडिया और यूएस के रिलेशंस भी अच्छे हैं। Now, UK recognizes the importance of free and open Indo-Pacific for global stability and prosperity। तो यहां पे काउंटर कहां पे, चाइना पे किया जा रहा है। अब यूके का जो रिलेशन है चाइना के साथ ओवर द इयर्स काफी बदला है। एक समय था कि यूके बहुत ज्यादा क्लोजली इंटीग्रेटेड था चाइना के साथ। आज के टाइम की बात करें, खास करके पैंडेमिक के बाद की बात करें, अब जैसे बोरिस जॉनसन की अगर हम बात करें तो बोरिस जॉनसन बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट स्टैंड ले रहे हैं अगेंस्ट जी जिनपिंग, ठीक है। तो अभी आज की बात तो प्रोबेबली यूके इज द ओनली कंट्री, देखिए जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये बहुत स्मार्ट कंट्रीज हैं, ये ना डायरेक्टली आके खुलेआम आके नहीं बोलेंगी कि हमको चाइना से प्रॉब्लम है कि अमेरिका से प्रॉब्लम है। तो ये अपना ट्रेड इंटीग्रेटेड रखना चाहती हैं, खास करके जर्मनी इज अ वेरी वेरी स्मार्ट कंट्री। यूके की बात करें तो यूके बहुत खुलेआम सामने आके बोल रहा है कि हम अपनी जो ट्रेड डिपेंडेंसी है चाइना के साथ कम रखना चाहते हैं। बोलते तो हर कोई है, लेकिन ट्रेड डेफिसिट सब कंट्रीज का लाखों करोड़ों में चल रहा है चाइना के साथ। तो बोलना एक तरफ है, लेकिन एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी वो और होती है। बट नेवरदलेस यूके का जो स्टैंड है टुवर्ड्स चाइना इज समवॉट डिफरेंट एज कंपेयर टू फ्रांस एंड जर्मनी। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बनता है सेटोरियल में से, while FTA is mutually beneficial for both India and UK seem to be more eager to finalize this agreement. Substantiate your answer। ये 250 वर्ड्स में आपने इसको आंसर करना है। चलिए, अगला आर्टिकल, इंटेरोगेटिंग द फॉल्स मेरिट रिजर्वेशन बाइनरी, तो ये योगेंद्र यादव ने लिखा है, हिंदू में आया था। अब ऑल इंडिया कोटा की बात करी जा रही है। पीछे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था जहां पे जो नीट एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो उसमें जो इशू चल रहा था ओबीसी रिजर्वेशंस का और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन का, तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द क्राइटेरिया विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट कि ठीक है अभी वो जो 8 लाख की सीलिंग लिमिट लगाई है कि 8 लाख की सीलिंग लिमिट जो रहेगी वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रहेगी। अब अगर हम थोड़ा सा इसको, ये पीछे काफी न्यूज में था, इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली न्यूज़पेपर थ्रू प्रीमिक्स में भी डिस्कस किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ये रूलिंग आई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है एज फार एज, देखिए अब नीट को लेकर बहुत मुद्दा चल रहा था, ठीक है। तमिलनाडु की बात करें, उनका अलग से मुद्दा है, वो नीट एग्जामिनेशन के स्ट्रक्चर की ही अगेंस्ट है। उनको लगता है कि जो तमिलनाडु के जो सिटीजन हैं, तमिलनाडु के जो बच्चे हैं, जो स्टेट डोमिसाइल के बच्चे हैं, उनको एक डिसएडवांटेज है एज कंपेयर टू जो थोड़े अमीर बच्चे हैं, जो थोड़े वेल ऑफ फैमिली में से आए हैं, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल में से आए हैं, उनको नीट में ज्यादा एडवांटेज मिलता है। वो एक और कंट्रोवर्सी चल रही है। अब नीट की रिजर्वेशन की एक अलग से कंट्रोवर्सी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज रीसेंट रूलिंग ऑन द ऑल इंडिया कोटा को ज्यादा गंभीरता से देखना चाहिए, नॉट बिकॉज कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के फेवर में दिया है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी, क्योंकि यहां पे एफर्मेटिव एक्शन की भी बात आ जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज था कि भी बहुत जल्दी, क्योंकि नीट के एडमिशंस में डिले आ रहा था, ठीक है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भी उनके पास अंडर ग्रेजुएट्स नहीं आ रहे हैं, खास करके जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो एमडी परस्यू कर रहे थे हॉस्पिटल्स में। तो बहुत ज्यादा इशू चल रहा था, बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था डॉक्टर्स का कि वैकेंसीज जल्दी से जल्दी भरी जाए। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी जल्दी जरूरत है कि एडमिशंस भी हो, नीट के चलते बहुत टाइम से एडमिशंस अटकी हुई हैं, एग्जाम नहीं हो रहा। तो जो केस बिफोर द कोर्ट was for an expeditious, बहुत जल्दबाजी से रेजोल्यूशन किया जाए of the issues which are surrounding as far as the implementation of the OBC and EWS quota is concerned for the NEET exam। अब AIQ की बात करें, यानी कि ऑल इंडिया कोटा की बात करें, now this refers to a judicially created category, जुडिशली क्रिएटेड कैटेगरी, जहां पे 15% जो अंडर ग्रेजुएट सीट्स हैं और 50% जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं, दे आर फिल्ड ऑन अ डोमिसाइल फ्री ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट हैड रिसेंटली डिसाइडेड कि भाई ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को जो रिजर्वेशन दी जाती हैं नीट एग्जाम्स की अगर हम बात करें, तो वही सेम रिजर्वेशन एक्सटेंड करी जाएंगी ओबीसी को भी और साथ में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी। अब इसके लेके और लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भी मेरिट खाई जाती है, कि मेरिट जो, अगर हम मेरिट की बात करें तो मेरिट फिर यहां पे नहीं सामने आ पाती, कि रिजर्वेशंस के चलते जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको मौका नहीं मिल पाता। अब रिट पिटीशंस हैड बीन चैलेंज्ड
रिट पिटिशंस हैड चैलेंज दिस ऑर्डर ऑन द ग्राउंड्स की जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन है वो प्रोफेशनल मेरिटोक्रेसी को जो अगर हम मेरिट की बात करें उसको इंपैक्ट करेगा। अब यहां पे ये इश्यूज बात करने की आती हैं, ठीक है। अब पहले हम बात करें ऑन ईडब्ल्यूएस। तो अनदर सेट ऑफ रिट पिटिशंस हैड चैलेंज दी नोटिफिकेशन ऑफ द ईडब्ल्यूएस रेजोल्यूशन, द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रेजोल्यूशन, जो 2018 में सरकार ने लागू किया था कि विद इन द जनरल कैटेगरी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो सरकार ने कहा कि जो एनुअल इनकम 8 लाख वाला जो क्राइटेरिया था, जैसे ओबीसी का क्रीमी लेयर में जो क्राइटेरिया था इनकम के बेसिस में, तो वैसे यहां पे इनकम का क्राइटेरिया यहां पे सेट कर दिया गया। नाउ अनदर सेट ऑफ पिटिशंस, एक तो पिटिशन थी कि भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा हो ही क्यों, और दूसरी सेट ऑफ पिटिशन थी कि भाई ये जो 8 लाख की आपने इनकम लिमिट लगाई है क्या ये सफिशिएंट है। तो अभी तक सरकार इस चीज को ज्यादा कैटेगोरिकली नहीं बोल पाई कि व्हाट इज एग्जैक्टली ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। कोर्ट इन द व्यू ऑफ द पब्लिक हेल्थ, अब देखिए कोरोना चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा था, पैंडेमिक के चलते डॉक्टर्स की भी बहुत शॉर्टेज आ रही है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई अभी पहले ये जो ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया सरकार ने दिया है उसको स्वीकार करते हुए और ओबीसी रिजर्वेशन को एक्सटेंड करते हुए अभी हम इसको फिर से सुनेंगे। इस केस को मार्च में नेक्स्ट हियरिंग होगी इस पर्टिकुलर केस की, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जो नीट के एडमिशंस हैं उसमें कोई रुकावट ना आए। तो जो सरकार के द्वारा जो क्राइटेरिया दिया गया है ईडब्ल्यूएस के लिए या ओबीसी के लिए, सो एज ऑफ नाउ हम उसी क्राइटेरिया के हिसाब से चलेंगे। तो अगर ईडब्ल्यूएस की भी बात करें, सो द कोर्ट वेंट अहेड एज ऑफ नाउ विद 8 लाख सीलिंग लिमिट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, अभी आप कंटिन्यू करिए, अभी मार्च में फिर इसकी हम सुनवाई करेंगे, लेकिन अभी हम इसमें डिले ना आने दें। और अब यहां पे क्या मुद्दे हैं जो रेस करे गए हैं, ठीक है। एक तो ये रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की आ गई। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि इस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग से कोई ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे सामने आए हैं। बात करें एफर्मेटिव एक्शन की, ठीक है, देखिए बहुत जरूरी है। देखिए हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की, तो नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी होता है और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। अब यानी कि अगर किसी को अफर्मेटिव एक्शन दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, तो वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, तो वो रिजर्वेशन ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी के लोगों को नहीं दिया जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव कैसे होती है कि आप किसी को उसके सेक्स के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कि जहां पे सरकार सहायता देती है उन लोगों को जिनको सहायता की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब ऑब्वियसली सरकार उन लोगों को सहायता तो नहीं देगी जिनका अगर एनुअल सैलरी 20 लाख हो या 30 लाख हो, 40 लाख हो, लेकिन उन लोगों को सहायता देनी, खास करके जो पिछड़ी जाति के हैं या जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं, तो उन लोगों को सहायता देनी बहुत जरूरी है। अब जो क्रिटिक्स हैं एफर्मेटिव एक्शन की, वो ये कहते हैं कि भाई ये तो ना जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आईआईटी से लेकर यूपीएससी तक किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये उनकी सीट खा लेते हैं। और जो डिफेंडर्स है रिजर्वेशन के, वो ये कहते हैं कि एफर्मेटिव एक्शंस बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नाम की भी कोई बात होती है। अब अगर कोई गरीब है, अगर इसको मौका नहीं मिला पढ़ने का, जिसको मौका नहीं मिला दिल्ली में जाके ट्यूशन लेने का, तो वो गरीब इंसान क्या वो हकदार नहीं है कि वो भी डॉक्टर बन सके, क्या वो भी आईएएस बन सके, या वो भी बहुत बेहतरीन इंजीनियर बन सके। तो क्योंकि उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज बचपन में नहीं आई थी, उसके पास वो कोचिंग सेंटर्स की अपॉर्चुनिटी बचपन में नहीं आई थी, उसके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन टैबलेट्स दे सके, लैपटॉप्स लेके दे सके या कोचिंग प्रोवाइड कर सके, तो उनको सरकार की सहायता की जरूरत है। तो ये तो डिफेंडर्स ऑफ रिजर्वेशन कहते हैं कि नहीं, एफर्मेटिव एक्शन बहुत जरूरी है। और जो क्रिटिक्स एफर्मेटिव एक्शन के, वो कहते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी है, राजनीति है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, जो कि होता भी है। देखिए प्रैक्टिकली बात बोलूं तो इसमें कोई बात गलत भी नहीं है, वोट राजनीति भी बहुत करी जाती है, जाति के ऊपर, ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत राजनीति भी करी जाती है, ठीक है। चलो कीपिंग दैट डिबेट अपार्ट, बट ये जो डिस्प्यूट है इज बिटवीन द क्रिटिक्स ऑफ द एफर्मेटिव एक्शन एंड द डिफेंडर्स ऑफ द एफर्मेटिव एक्शन. Now the judgment begins by recalling and reaffirming the principle of substantive equality rather than formal equality. Political equality तो है, 18 साल से ऊपर का कोई भी इंसान हो वो वोट कर सकता है जाके, लेकिन सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करें वो तो अभी भी नहीं आई है. अंबेडकर जी जो हमारे फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनका सपना था कि सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी भी भारत में आ सके. अब ऑब्वियसली अब उसको सिर्फ राइट टू वोट करने से तो सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आएगी. तो यहां पे बात आती है कि अगर लोगों की एस्पिरेशंस हैं तो सरकार कैसे मदद कर सकती है उन लोगों की अपनी एस्पिरेशंस मीट करने का. अब अगर किसी की एस्पिरेशन है कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है या आईएएस बनना चाहता है, लेकिन वो फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से है या किसी पिछड़ी जाति से है, ठीक है, इतने सालों से उसकी जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उसके एंसेस्टर्स के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो ठीक है, उसको रिजर्वेशन देना कोई गलत बात नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, यानी कि उस व्यक्ति को भी ऐसा मौका मिल रहा है कि वो भी आईएएस का एग्जाम लिख सके, वो भी नीट का एग्जाम दे सके, वो भी आईआईटी का एग्जाम दे सके, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है. बिकॉज आफ्टर ऑल रिजर्वेशंस आर क्रूशियल टू अचीविंग द एस्पिरेशनल गोल
ऑफ जेन्युइन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस अमंग ऑल सिटीजंस। तो इसके थ्रू शायद सोशल और इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है वो प्रमोट की जा सकती है। ये कहना कि सभी लोग एक ही इनकम कमाएं, हर एक बंदे की एक ही सैलरी हो पर मंथ, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बहुत आइडियलिस्टिक ख्याल हो गया। लेकिन सरकार द्वारा इस तरह के मौके दिए जा सकते हैं पिछड़ी जाति के लोगों को कि कैसे वो अपने एस्पिरेशंस को मीट कर सके। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैन नॉट बी यूज्ड टू नेगेट द रोल ऑफ रिजर्वेशन in remedifying the structural disadvantage that certain groups suffer। तो ठीक है, कोई बंदा अमीर हो सकता है, कोई बंदा हो सकता है कि बच्चा 8वीं 9वीं से ट्यूशंस ले रहा हो, मेडिकल की, प्री मेडिकल की, नॉन मेडिकल की, सोशल साइंसेस की, व्हाटएवर इट इज, तो उसको इस बात का एडवांटेज मिल सकता है कि किसी बच्चे ने 8वीं क्लास में ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसको यूपीएससी का यू भी नहीं पता था और उसने ग्रेजुएशन कर लिया और उसका भी एस्पिरेशन है कि वो आईएएस बनना चाहता है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर वो रिजर्वेशन डिजर्व करता है उसको मिलनी चाहिए। डिल्यूशन ऑफ मेरिट की बात करें, अब ये जजमेंट में ये बात भी करी गई है कि जो लोग, जो क्रिटिक्स है एफर्मेटिव एक्शन के, वो कहते हैं कि जी कि मेरिट का यहां पे काम खत्म हो जाता है, कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको मौका नहीं मिलता आगे बढ़ने का। नाउ दिस जजमेंट एक्सप्रेसेस द कंसर्न्स व्हिच आर रेज्ड बाय पीपल, स्पेशली अगर डायल्यूशन ऑफ मेरिट की बात करें, तो यहां पे रिकॉग्नाइज करा गया है दैट देयर इज अ नीड टू रेक्टिफाई द स्टीरियोटाइप्स अबाउट द स्किल्स ऑफ द पर्सन बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शंस। अब कोई एग्जाम क्लियर करना कोई गारंटी नहीं है कि वो इंसान बहुत एफिशिएंट है। कोई एग्जाम क्लियर करके आप आईएएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इज नॉट अ गारंटी कि आप बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर बनेंगे या बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे बहुत। लेकिन जरूरी क्या है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। देखिए जाति में अगर हम सोसाइटी की बात करें, बहुत जातियों के लोग रहते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं। नाउ दे ऑल नीड टू फाइंड अ रिप्रेजेंटेशन, दे ऑल वांट टू डू समथिंग, दे ऑल हैव देयर रिप्रेजेंटेशन, दे ऑल हैव देयर एस्पिरेशन, ठीक है। नाउ व्हाइल डाइवर्स सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी फाइंड रिप्रेजेंटेशन एज ट्रू एस्पिरेशन ऑफ गवर्नेंस बाय एंड फॉर द पीपल, तो हम कहते हैं कि इंडिया की बात करें, गवर्नमेंट की बात करें, इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये सब कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? लोगों के लिए बनाए जाते हैं। देश किसके लिए? लोगों के लिए है। तो अगर लोगों के लिए देश है, तो लोगों के अंदर, अगर हमारे समाज के अंदर कुछ लोगों की एस्पिरेशंस हैं कि वो भी इस तरह की हाई गवर्नमेंट पोस्ट अचीव करना चाहते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत जरूरी है कि वो अपनी एस्पिरेशंस को मीट कर पाए। नहीं तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का, उसका फायदा ही क्या होगा। चलिए, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफर्मेटिव एक्शन? डू यू अग्री दैट मोर एफर्मेटिव एक्शन इज डाइल्यूटिंग द मेरिटोक्रेसी इन इंडिया? इसको 250 वर्ड्स में आंसर करिए। तो दोस्तों ये थे आज के 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो जाने से पहले आई जस्ट टेक 30 सेकंड्स। मैं बार बार कहता रहता हूं, प्रीलिम्स बहुत पास में है, बहुत ही कम समय रह रहा है प्रीलिम्स की तैयारी के लिए। तो अब आप, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त रिवीजन करने का टाइम है, इस वक्त कुछ नया करने का टाइम नहीं है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे क्रैश कोर्सेज अवेल करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे क्रैश कोर्सेज हमने शुरू करे हैं, करंट अफेयर्स के लिए भी, और साथ में जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स भी चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि चलो मैंने पूरा साल न्यूज़पेपर पढ़ा, सब कुछ किया, वीडियोस देखे, लेकिन अभी भी मेरे को थोड़ा एक रीकैप करना है, मेरे को थोड़ा रिवाइज करना है, कंसोलिडेट करना है अपने करंट अफेयर्स को, तो दोस्तों 16 महीनों के करंट अफेयर्स, 16 महीनों के करंट अफेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2021 टू अप्रैल 2022, इन 16 महीनों के करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया जाएगा। साथ में दोस्तों इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइडेड रहेगी। देखिए, अगर आपने अपनी एफिशिएंसी टेस्ट करनी है, आपको ये देखना है कि आप कहां पे खड़े हैं, आप कितने पानी में हैं, तो आपको टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। चाहे आपके मॉक टेस्ट में नंबर बहुत ही कम आए, कोई बात नहीं, लेकिन आपका पहला मॉक टेस्ट 5 जून 2022 को नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा फियर ओवरकम होगा। जो हमको ये फील रहता है कि हम प्रीलिम्स नहीं क्रैक कर पाएंगे, और प्रीलिम्स जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही सेंसिटिव स्टेज होती है, ठीक है। यहां पे हम रह जाएं तो पूरे साल की मेहनत फिर अगेन हमको एक और साल रिपीट करना पड़ता है। तो इस करके ये बातें ना हो, तो आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे क्रैश कोर्स अवेल करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या वेबसाइट पे जाके विजिट करके इन कोर्सेज को एनरोल करिए। और अगर आपको लगता है कि आप अपनी जीएस की तैयारी को भी कंसोलिडेट करना चाहते हैं, कि चलो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटी पढ़ी है, इकोनॉमी पढ़ी है, एनवायरमेंट पढ़ी है, मैंने पढ़ ली है, मैंने 1 आधी या 2 रीडिंग्स कर ली हैं, लेकिन 1-2 रीडिंग से तो बात नहीं बनती है, ठीक है। हमने रिविजन करनी है, अपने आपको टेस्ट भी करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जीएस में भी कोई कमी पेशी रह रही है, जीएस के आपके कोर्स जो आपका हार्ड जो स्टैटिक जीएस का सिलेबस है, उसमें भी कुछ आपको लग रहा है कि रिवीजन की जरूरत है, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव जीएस प्लस करंट अफेयर्स प्लस टेस्ट सीरीज का कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर मंडे को और एडिटोरियल्स के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।